गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यूनिट 2 करेंगे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स कार्ब धात्विक यौगिक। वे यौगिक जिनमें धातु परमाणु कार्बनिक मूलक के साथ जुड़ा हो उन्हें हम कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं और इनमें कार्बन और धातु के मध्य बंध होता है। कौन से धातु हैं जो इस प्रकार के इम्पॉर्टेंट कार्ब धात्विक यौगिक देते हैं? वो हैं लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक आदि का धातु कार्बनिक मूलों के साथ संयुक्त होकर कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे किसी भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के लिए कार्ब धात्विक यौगिक के लिए कार्बन और धातु के मध्य बंध होना ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए सोडियम एल्कोक्साइड, अब इसमें है RONA, इसके मध्य कार्बन और धातु के बीच में बंध नहीं है, इसलिए ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। और दूसरा हम उदाहरण लेते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड RLI। अब RLI में एल्किल समूह का कार्बन और लिथियम के मध्य बंध है, इसलिए ये कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। कुछ कार्ब धात्विक यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन और मेटल, कार्बन और धातु बंध के साथ साथ धातु और हेलोजन, मेटल हेलोजन बंध भी होता है। उदाहरण के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ब धात्विक यौगिक है जिसके द्वारा हम बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करते हैं, आपने नाम सुना होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, या इसे हम व्यक्त करेंगे RMgX। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु अपने से कम विद्युत ऋणी अथवा धन विद्युत ऋणी हाइड्रोजन को छोड़कर तत्व के परमाणु से जुड़ा हो तो उसे हम कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। मैंने आपको कार्बन और मेटल, कार्बन और धातु का जो बंध है वो निम्न प्रकार से प्रदर्शित होगा, आपको चित्र में दिख रहा है। धातु जितना अधिक विद्युत धनी होगा उतना ही बंध में ध्रुवता या आयनिक कैरेक्टर होते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की क्रियाशीलता कार्बन मेटल बंध की प्रकृति पर निर्भर करती है। अधिकतर जितना बंध में आयनिक कैरेक्टर होगा, ज़्यादा आयनिक गुण होगा, उतनी ही अधिक उसकी क्रियाशीलता होती है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड या कार्ब धात्विक यौगिकों में बहुत से कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण किया जा सकता है। कई यौगिक जैसे ऑर्गेनोटिन रबड़ उत्पाद में एंटीऑक्सीडेंट की तरह उपयोग में आते हैं। ऑर्गेनो आर्सेनिक यौगिक कई सारी मेडिसिन या दवाइयों के बनाने में काम आते हैं। इस प्रकार कार्ब धात्विक यौगिकों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट यौगिकों के संश्लेषण में रोल होता है। अब हम एक एक करके लेंगे ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड का संश्लेषित कार्बनिक रसायन में बहुत अधिक महत्व है, जिसका सामान्य नाम मैंने अभी आपको बताया कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है और इसका सामान्य सूत्र जो है मैंने चित्र में आप देखिए RMgX है। अब इसे किस प्रकार बनाया जाता है? प्रयोगशाला में एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करवाई जाए तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, यानी कि RX + Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स RMgX। RMgX जो है वो आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। अब R मैंने आपको एक जनरल एल्किल समूह लिया। हम अगर एथिल ब्रोमाइड लेते हैं तो एथिल ब्रोमाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराने पर हमको एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम ब्रोमोबेंजीन यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे, ब्रोमोबेंजीन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से क्रिया कराएंगे तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। हेलोजन परमाणु के लिए एल्किल समूह की क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार होता है। मैथिल समूह इज ग्रेटर देन एथिल समूह इज ग्रेटर देन प्रोपिल समूह आदि। इसी प्रकार हेलोजन की प्रकृति से इनके बनने की सुगमता का घटता हुआ क्रम निम्न प्रकार है। I यानी आयोडीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड देन क्लोरीन।
मैकेनिज्म। अब ये किस क्रियाविधि के द्वारा बनता है? यह अभिक्रिया जो है वो मुक्त मूलक क्रियाविधि या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा प्राप्त होती है। सर्वप्रथम 2 मोल एल्किल हैलाइड जो हैं वो मैग्नीशियम से क्रिया करते हैं, तो हमें एल्केन प्राप्त होता है, साथ में मैग्नीशियम डाइहैलाइड बनेगा। ये मैग्नीशियम डाइहैलाइड मैग्नीशियम के दूसरे अणु से क्रिया करके 2 मोल मैग्नीशियम हैलाइड मूलक बनाते हैं, 2 MgX रेडिकल। अब एल्किल हैलाइड का तीसरा अणु जो है वो आपका मैग्नीशियम हैलाइड मूलक से क्रिया करके एल्किल मूलक बनाता है और साथ में मैग्नीशियम डाइहैलाइड बनते हैं। अब हमारे पास एल्किल समूह का भी मूलक है और मैग्नीशियम हैलाइड का भी मूलक है। अंत में दोनों मूलक जो हैं परस्पर क्रिया करके RMgX या एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड देते हैं। अब हम प्रयोगशाला में किस प्रकार इसको एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को बनाएंगे उसकी विधि बता रही हूँ मैं आपको। मेथड देखिए, हम सबसे पहले 3 मुंह वाला एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे और उसमें शुष्क ईथर लेकर शुष्क मैग्नीशियम धातु की टर्निंग्स या कतरनें डाल देते हैं। बीच वाले मुंह में एक इलेक्ट्रिक स्टीरर लगा लेते हैं। इलेक्ट्रिक स्टीरर से क्या है, उसको आसानी से मिलाया जा सकता है। दूसरे मुंह पर ड्रॉपिंग फनल तथा तीसरे पर वाटर कंडेंसर हम इसमें लगाएंगे, संयंत्र लगा देंगे। इसके पश्चात ड्रॉपिंग फनल से हम एल्किल हैलाइड इसमें मिलाएंगे। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है अर्थात ऊष्माक्षेपी होती है। यदि अभिक्रिया धीमी गति से चल रही है तो हम इसमें कुछ क्रिस्टल जो है आयोडीन के डाल देंगे, जिससे अभिक्रिया जो है वो तीव्र हो जाएगी। अभिक्रिया पूर्ण होने पर फ्लास्क में एक रंगीन ट्रांसपेरेंट लिक्विड या हमें द्रव प्राप्त होता है, जिसे हम जो कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मण का ईथरिक विलयन है। इस प्रकार हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रयोगशाला में आसानी से बता सकते हैं। अब ये बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियों का लेनी है। सबसे पहले हमको एपरेटस शुड बी ड्राई, तो हमें जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं एपरेटस उनको अच्छे से साफ कर लेंगे और नमी हटाने के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड को ट्यूब में डाल सकते हैं। दूसरा, एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड जो भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो शुष्क होनी चाहिए। तीसरा, ईथर विलायक जो है वो भी ड्राई होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एल्कोहल, उसमें एल्कोहल नहीं होना चाहिए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्रियाशील होता है जो कि जल व एल्कोहल से क्रिया करता है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की संरचना हम डिस्कस करेंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की संरचना के बारे में आधुनिक धारणा यह है कि यह कई प्रकार के एकलक व द्विलक यानी मोनोमर या डाइमर संरचनाओं के साम्य मिश्रण के रूप में रहता है। यह ज्ञात है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ईथर विलयन को वाष्पित करने पर एक सफ़ेद ठोस प्राप्त होता है, जिसका कंपोजिशन या घटक जो है वो है RMgX इंटू 2C2H5 ट्वाइस O। इन डाईईथरेट का एक्सरे विश्लेषण बताता है कि यह 4 समूह वाला चतुष्फलकीय रूप से टेट्राहेड्रल संरचना जुड़ी है। आपको मैंने संरचना में दिखाई दे रहा है, आप संरचना में देखिए। अब इसके बारे में मैं बताती हूँ कि ये संरचना क्यों मान्य है, क्योंकि ये कई चीज़ों की पुष्टि करती है। पहला, इस संरचना के अनुसार ईथर क्रिया को माध्यम ही नहीं देता, बल्कि ईथर अणु के सॉल्वेशन यानी कि विलायकीकरण से बने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को घोलने या डिसॉल्व करने में भी मदद करता है। दूसरा, यदि हम इस संरचना को मानते हैं तो इसके अनुसार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो मोनोमर स्थिति में होता है, लेकिन भौतिक अध्ययन बताते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाई एल्किल मैग्नीशियम तथा मैग्नीशियम हैलाइड का 1:1 संकुल होता है, जो ईथर अणु के साथ
उप सहसंयोजन में रहता है तथा ये दोनों स्पीशीज जो हैं वो हेलोजन ब्रिज द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। मैंने आपको संरचना में दिखाया है। सहूलियत के लिए एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को RMgX द्वारा लिखा जाता है। धन्यवाद।